बात का विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के क्या मायने हैं। क्या ये सिर्फ एलएसी तक सीमित है या इससे भारत चीन के जो रिश्ते हैं उसमें व्यापकता आएगी। वो रिश्ते जो तलखी के कगार पे चल रहे थे, जो तनावपूर्ण चल रहे थे, क्या उसमें किस प्रकार से सुधार आएगा और पूरी इस मुलाकात के क्या मायने हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कल कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और ये द्विपक्षीय वार्ता करीब 5 साल के बाद हुई थी। इससे पहले दोनों नेताओं में द्विपक्षीय वार्ता भारत में हुई थी, महाबलीपुरम में हुई थी, 2019 में हुई थी। ये अक्टूबर की शुरुआत में हुई थी। 2019 में महाबलीपुरम में आए थे जब चीन के राष्ट्रपति, तब ये मुलाकात हुई थी, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। और उस मुलाकात के कुछ ही महीने बाद अक्टूबर में 2019 में मुलाकात हुई थी और फिर मई में चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुस आई थी। उसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा था। उसके बाद गलवान घाटी संघर्ष हुआ था जिसमें करीब 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे और चीन के भी काफ़ी सैनिक उसमें मारे गए थे। उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में ज़बरदस्त तनातनी पैदा हो गई थी और वो रिश्तों की तनातनी को ख़त्म करने के लिए हालांकि वार्ताओं का दौर शुरू हुआ था। जैसे जो पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति थी उसको शांत करने के लिए या उसको उस तनाव को कम करने के लिए जहाँ जहाँ सेनाएं आमने सामने थी वहाँ पर सेनाएं पीछे हटाने के लिए सैन्य कमांडर लेवल की कई वार्ताएं हुई थी। 21 दौर की वार्ताएं हुई थी शीर्ष कमांडर लेवल की। तो उन वार्ताओं का असर भी निकला था, काफ़ी हद तक असर निकला था और कई बिंदुओं पर सेनाएं थोड़ा पीछे हटी थी और जो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सेनाएं आमने सामने हो गई थी हथियारों के साथ, वो ज़्यादातर स्थानों से पीछे हट गई थी। तो असर हुआ था उसका, लेकिन जो ओवरऑल संबंध थे, जो एलएसी की स्थिति थी, क्योंकि एलएसी में जो चीन की सेनाएं काफ़ी हद तक भारत की तरफ घुस आई थी और कुछ बिंदुओं पर भारत की सेनाएं भी आगे बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है कि अकेले चीन की गई थी, तो हमने भी बराबरी की कार्रवाई की थी। तो भारत की ये कोशिश थी, भारत की डिमांड थी शुरू से ही कि चीन पहले मई 2000 पहले की स्थिति एलएसी पर बहाल करे, यानी जो स्थिति मई 2000 से पहले थी वो स्थिति बहाल हो, तभी हम चीन से किसी प्रकार के रिश्ते रखेंगे, किसी प्रकार के संबंधों को बढ़ाएंगे, किसी प्रकार का सहयोग करेंगे। भारत ने ये जोरदार स्टैंड ले लिया था और हालांकि इसमें समय समय पर चीन की तरफ से कहा गया कि भाई एलएसी का मामला हम सुलझा लेंगे, लेकिन हमें अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए, हमें निवेश बढ़ाना चाहिए, हमें अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। लेकिन भारत ने कहा नहीं, पहले एलएसी फिर व्यापार। तो ये स्टैंड भारत का रहा और ये स्टैंड पे भारत ने काम करना भी शुरू कर दिया और चाइना बड़े पैमाने पे भारत में कारोबार करता है, उसको थोड़ा सा झटका देना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ था कि जो तेजी से भारत में उसका निर्यात बढ़ रहा था उसको एक झटका लगना शुरू हो गया था, वो स्थिर होने लग गया था। कम तो नहीं हुआ था लेकिन स्थिर होने लग गया था। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ऑर्डर होता है अगले 3-4 साल तक के ऑर्डर प्लेस होते हैं ज़्यादातर मामलों में, जो बड़े आइटम होते हैं, तो इसलिए उसका असर लेकिन आना शुरू हो गया था। क्योंकि 21-22 से भारत ने प्रक्रिया शुरू की थी, तो अब उसका धीरे धीरे ऑर्डर घटने लग गया था। भारत को उसकी सप्लाई घटने लगी थी। $1 अरब से भी ज़्यादा का सालाना कारोबार है और वो $1 अरब 125 अरब डॉलर तक पहुंच गया था 2019-20 के दौरान। अब वो फिर नीचे को आना शुरू हो गया था। तो ये चीन की सबसे बड़ी चिंता थी। चीन को भी लगा कि अगर भारत से हमें संबंध रखने, भारत के साथ कारोबार जारी रखना है तो हमें पहले एलएसी के मुद्दे को सुलझाना होगा। इस बात को भारत बार बार कह भी रहा था, तो चीन को लगा कि अब हमें सुलझाना पड़ेगा। इसलिए 4 साल के बाद, 4 साल 4 महीने के बाद या 4 साल 5 महीने के बाद चीन लाइन पर आया, चीन पटरी पर आया और वो द्विपक्षीय वार्ता के लिए राजी हुआ। खबर तो ये भी है कि ये प्रस्ताव चीन की तरफ से ही था द्विपक्षीय वार्ता के लिए, हालांकि किसी की तरफ से भी था ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन असल बात यह है कि द्विपक्षीय वार्ता आखिरकार चीन को करनी पड़ी। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि गलवान घाटी संघर्ष के बाद पिछले 4-5 सालों में मोदी और जिनपिंग नहीं मिले हों, कई मौक़ों पर मिले। जब आप गलवान घाटी संघर्ष हुआ था उसके 27 महीनों के बाद उनकी समरकंद में मुलाकात हुई थी, लेकिन एक दूसरे को दोनों ने देखा भी नहीं। एक ही मंच पर फोटो खिंचाया और दोनों एक दूसरे को कोई दुआ सलाम किए बगैर अपनी तरफ निकल गए थे। ये 27 महीने के बाद जब समरकंद में पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद जब 2022 में इंडोनेशिया में G20 का सम्मेलन हो रहा था, तो उस दौरान डिनर पे दोनों की मुलाकात हुई, औपचारिक मुलाकात हुई, दुआ सलाम हुई और हुआ कि एक दूसरे से कहा कि हमें आगे बातचीत करनी चाहिए। तो ये एक पहली शुरुआत थी 2022 में
बाली में जब इंडोनेशिया G20 का आयोजन कर रहा था, शिखर सम्मेलन G20 का वहाँ पर हो रहा था। उसके बाद 2023 में फिर एक मौका आया जब ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था जोहान्सबर्ग में पिछले साल अगस्त में। तो उस समय दोनों नेताओं की अच्छी मुलाकात हुई थी। ये एक बायलैटरल या द्विपक्षीय बैठक तो नहीं थी, लेकिन अनौपचारिक बैठक थी। अनौपचारिक बैठक का मतलब होता है कि जब दोनों नेता अचानक मिलते हैं और वो अचानक बैठते हैं और जरा चर्चा कर लेते हैं अपने किसी मुद्दों पे, तो अनौपचारिक बैठक होती है वो, क्योंकि पहले से शेड्यूल नहीं होती है। तो इस तरह की जो एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, उसमें दोनों देशों ने सीमा विवाद का भी जिक्र किया था कि हमें इसे सुलझाना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल ऑन हो गया था और लगातार इस पर बात हो रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से ठीक पहले विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया था कि LAC पर जो शेष मुद्दे हैं, जो पेंडिंग मुद्दे हैं, उनको लेकर हमारी चीन के साथ एक समझौता हो गया है। और उसके बाद जब कजान में की 23 अक्टूबर को मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई, तो उसमें भी दोनों नेताओं ने यही कहा कि हमें अपने सीमा के जुड़े हुए विवाद हैं उसको सुलझाने के लिए हमने समझौता किया है, अब उस हम आगे बढ़ेंगे। हमने नीचे के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अब वो उस पर आगे उसकी मॉडलिटी तय करें और आगे उसकी प्रक्रिया को शुरू करें। तो हम ये कह सकते हैं कि अब उस जो समझौता हुआ था LAC को लेके, समझौते में दो बिंदु प्रमुख रूप से, एक तो यह है कि वहाँ पे जो पेट्रोलिंग बंद है, जो गश्त बंद है दोनों देशों को फिर से शुरू होगी। दूसरा, जहाँ जहाँ भी चीन की सेनाएं हैं या भारत की भी सेनाएं हैं, दोनों पीछे हटेंगी। तो दो जगह हैं, डेमचौक और डेपसांग, जहाँ पर सेनाएं अभी भी आमने सामने है, तो वो सेनाएं पीछे हटेंगी। और जो पेट्रोलिंग होती थी, जहाँ पहले पेट्रोलिंग होती 2020 से पहले, वो पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी। तो ये दो मेजर पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कई बिंदु हैं, उन पर आगे अब चर्चा होगी। दोनों देशों के सैन्य कमांडर और विदेश मंत्रालय के अधिकारी बैठेंगे, तो वो पॉइंट टू पॉइंट उस पर चर्चा करेंगे और उसके आगे एक निर्णय लेंगे। तो आने वाले दिनों में इसमें कई पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट दिखने को मिलेंगे। तो ये इसका एक है। तो दोनों नेताओं ने कहा कि अब हमने उस पर सहमति व्यक्त किया, हमने उसका स्वागत किया, दोनों नेताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की और उस पर अमल करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई कल की मीटिंग के बाद। तो ये तो एक पूरा इसका परिदृश्य रहा। अब सवाल यह है कि इससे किसको क्या फायदा है। देखिए, भारत का अगर हम कहें कि भारत को इससे फायदा है, भारत को सबसे बड़ा फायदा यह है कि LAC के मुद्दे पर ऐसा मैसेज चले गया था, विपक्ष लगातार भारत सरकार को घेर रहा था कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, चीन ने हमारी जमीन के काफी हिस्से पे कब्जा कर लिया। लेकिन क्या ये बात सही है? देखिए, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन विपक्ष उस बात को आधार बना रहा था कि जहां तक हमारी पेट्रोलिंग पहले होती थी, अब वहां तक हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि पेट्रोलिंग बंद थी। जैसे भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था, लेकिन भारत अब फिंगर 3 से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बात है कि पेट्रोलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि वो एरिया भारत का ही था। ये हमारा परसेप्शन था, ये भारत का दावा था कि फिंगर 8 तक हमारा है। चाइना भी पेट्रोलिंग फिंगर 4 तक करता था, उसका दावा था कि फिंगर 4 तक एरिया उसका है। लेकिन दोनों देशों के दावे थे, वो एरिया किसी का था नहीं, और ये करीब करीब नो मैंस लैंड है, और यहाँ पे दोनों देशों का पेट्रोल सालों से होता आ रहा था। तो चूंकि विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रहा था मोदी सरकार के खिलाफ, तो इसलिए हमारी सरकार का, मोदी जी का ये एक लक्ष्य था कि हमें इस विवाद को सुलझाना है और 2020 से पहले की स्थिति हासिल करनी है, पहले की स्थिति बहाल करनी है वहाँ पर, ताकि जो एक अपोजिशन का मुद्दा है वो खत्म हो जाए, और एक सही भी है कि हम जो यथास्थिति है उसको फिर से कायम करें। तो सबसे बड़ा भारत के लिए ये एक हासिल है इसका कि वो स्थिति फिर से बहाल होगी। लेकिन चीन को इससे क्या हासिल है? देखिए, चीन को इससे हासिल है कि चीन का जो कारोबार प्रभावित होने लग गया था, जो भारत उसको, उसके कारोबार को थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया था, वो शायद अब भारत बंद कर देगा अगर चीन अपने बात पे कायम रहा और चीन ने फिर कोई धोखा नहीं दिया तो। हालांकि चीन पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया था, लेकिन फिर भी उम्मीद पे ही सब कुछ कायम है, तो उम्मीद हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि चीन को अपने कारोबारी हित जो है उसके, क्योंकि चीन में आज की तारीख में प्रोडक्शन बहुत होता है, किसी भी चीज़ का देखो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत होता है, और उसका जो माल है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा भारत में बिकता है, क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट भारत है उतनी बड़ी मार्केट या तो खुद चीन है या फिर और कोई मार्केट है ही नहीं दुनिया में जितनी बड़ी भारत की मार्केट है। तो चीन अपने प्रोडक्शन के, अपनी मार्केट के अलावा जो बाहर सप्लाई के लिए कोई सामान बनाता है या कोई चीज़ निर्यात करता है या निवेश करता है, वो भारत ही है। तो भारत अगर उसका सामान खरीदना बंद कर दे या भारत उस सामान की एंट्री बंद कर दे, तो चीन के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो चीन की सबसे बड़ी कंसर्न ये है, इसलिए वो भारत के आगे झुकने को विवश हुआ है। तो अब यह है कि चीन का सबसे बड़ा फायदा है कि व्यापारिक हित उसके बिगड़ेंगे नहीं, उसके व्यापारिक हित उसके
सुधरेंगे और जो थोड़ा बहुत भारत की तरफ से जो कोशिशें की जाती है, हो सकता है भारत अब उनको रोक दे और चीन का व्यापार फिर से चलने लग जाए। हालांकि यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें कि भारत अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर उसकी निर्भरता खत्म हो, लेकिन ये तुरंत होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कई साल लगेंगे, क्योंकि भारत में भी अब चीन की तर्ज पर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रही हैं, मेक इन इंडिया के तहत हो रही हैं। तो ये एक दूसरी बात है। अब इसके अलावा एक और भी फायदा है चीन का कि चीन जो वैश्विक राजनीति में अलग थलग पड़ रहा था, देखिए भारत के रशिया से भी अच्छे संबंध है, भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, भारत के यूरोप से भी अच्छे संबंध है, भारत के साउथ अफ्रीका से भी अच्छे संबंध है, लेकिन चीन जो है जब से कोविड का मामला हुआ है उसके बाद चीन वैश्विक राजनीति में अलग थलग पड़ गया है। और चीन अगर देखा जाए तो चीन की आज की डेट में रशिया के अलावा कोई बड़ा देश नहीं है जिससे उसकी अच्छी जुगलबंदी बनती हो। तो इसलिए चीन चाहता है कम से कम भारत से उसके अच्छे संपर्क बने रहेंगे, तो एक भारत और रशिया दो उसके एक अच्छे साझी मतलब बहुत अच्छी प्रगाढ़ता तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी तो एक भारत का अपना रशिया का अपना एक जो एक बहुध्रुवी वैश्विक राजनीति है उसमें एक प्रभाव बना रहेगा। तो इसलिए चीन भी चाहता है कि भारत से उससे अच्छे संबंध हो ताकि वो दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ नहीं दिखे। तो इसी प्रकार ये कहा जा रहा है कि इस जो मीटिंग में रशिया का बड़ा योगदान रहा है। तो रशिया ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चाहते हैं कि भारत और चीन के संबंध अच्छे हों। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि रशिया भी इसमें विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और रशिया का भी बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता है, तो चाइना में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की संभावना है, भारत में है। तो एक तो वो एक्सपोर्ट का जो एंगल है वो है ही है, दूसरा रशिया की ये सोच है कि भारत, चीन और रशिया अगर तीनों देश मिलकर रहते हैं तो ये सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं दुनिया की। तो ये एक रशिया की सोच है। तो इसलिए ये माना जा रहा है, ये ऐसी अटकलें हैं कि इस मीटिंग को कराने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अहम भूमिका रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री से सवाल पूछा भी गया था कि रूस का क्या योगदान रहा है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि एक इशारों में कि रूस का योगदान तो है ही, क्योंकि जो मीटिंग हुई है वो रूस की धरती पे हुई है। तो उन्होंने परोक्ष रूप से सारी बात, अपनी मन की बात कह दी। तो ये एक इसका एंगल है। और एक और रोचक एंगल ये है कि ब्रिक्स सम्मेलन का, कि आपको याद होगा कि 2017 में भी डोकलाम में चीनी सेना घुस आई थी। डोकलाम में हमारे एरिया में नहीं आई थी, लेकिन वो डोकलाम में ऐसी जगह पर आ गई थी जो ट्राई जंक्शन था भारत, चीन और भूटान का। तो भारत के हितों के खिलाफ था वहाँ पे चीन की सेना का मौजूद होना। तो भारत ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 73 दिन तक वो सेना डटी रही थी, लेकिन जब चीन में उसमें ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था, ठीक उससे पहले दोनों देशों के बीच सहमति बन गई थी और ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले सेना हट गई थी वहां से। और उसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन गए थे, बीजिंग गए थे। उसके बाद फिर एक संबंधों में सुधार का दौर चला था, लेकिन गलवान घाटी संघर्ष के बाद ये मामला फिर उलझ गया था। यहाँ एक बात और भी एक प्रश्न है, क्या गलवान घाटी का जो प्रकरण था वो एक जानबूझ के पैदा किया गया था या अचानक था? लेकिन देखिए उसमें अब तक जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, जितनी भी चीज़ें मीडिया में आई हैं और जितनी भी चीज़ें जो आर्मी के जरिए बाहर आई है, वो यही दर्शाती है कि वो एक प्री प्लान घटना तो नहीं थी। वो एक ऐसी घटना थी जो सैनिकों के स्तर पर उनके अपनी जो सैनिक अपनी रूटीन जिम्मेदारियां निभाता है, और सैनिक की ड्यूटी होती है कि अपने एरिया में किसी को न आने दे, हमारी भी ड्यूटी है और चीन की भी है। तो दोनों में जो एक टकराव होता है, जो गश्त के दौरान टकराव, तो उसी का एक परिणाम था कि जो बड़ा स्वरूप धारण कर गया। इसलिए इस बार जो प्रावधान किए जा रहे हैं गश्त में, कि जब भी कोई देश की पार्टी गश्त करेगी वो दूसरी देश को पहले ही सूचित कर देगी, क्योंकि वो अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर रही है और इस डेट को शुरू करेगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ताकि दूसरे देश की सेना को पता रहे कि दूसरे देश की पेट्रोलिंग पार्टी आ रही है और इससे अनावश्यक टकराव न बढ़े। पहले क्या होता था कि कोई इन्फॉर्म नहीं करता था, अचानक जाता था, उनको लगता था कि हमारे देश में कब्जा करने के लिए आ गए। मान लीजिए भारतीय सेना भी पेट्रोल कर रही है, चाइना की सेना पेट्रोल, दोनों एक जगह पर आमने सामने टकरा गए तो उसी में विवाद खड़ा हो जाता था। ये लगता था कि एक दूसरे को लगता था कि हमारे देश में कब्जा कर रहे हैं, जबकि वो रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब वो इन्फॉर्म कर देंगे, तो इन्फॉर्म रहेगा तो ये माना जाएगा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एक दूसरा यह है कि पेट्रोलिंग पार्टी के आकार को छोटा कर दिया है। पहले कोई आकार नहीं था, तो कोई 100 लोगों की टुकड़ी भी जा रही है, 200 की भी जा रही है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी। अब उसको 10 से 15 तक सीमित कर दिया जाएगा, उसको इक्विपमेंट बेस्ड ज़्यादा बनाया जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सामने अभी टकराते भी हैं, एक तो पहले इन्फॉर्म रहेंगे, दूसरा है कि अगर लोग कम हैं तो कोई टकराव के हालात भी कम रहेंगे।
क्योंकि संख्या बल कम होता है तो टकराव के आसार कम हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये दूसरा उसका इम्पोर्टेंट बात है। तीसरी बात है समझौते की महत्वपूर्ण यह है कि जहाँ जहाँ भी सेनाएं अभी दोनों देशों की वो पीछे हटेंगी, और इसके अलावा दो जगह हैं, डेमचौक और डेपसोंग, जहाँ पर सेनाएं भी है, तो दोनों देश पीछे हटाएंगे। एक बड़ा काम ये होगा कि अभी भी उस एरिया में 7 बिंदुओं में से 5 बिंदुओं पर सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, 2 पे बची हैं, लेकिन वहाँ तैनाती बहुत है। पीछे थोड़ा पीछे आने पर बहुत सेना तैनात है। भारत के 50,000 एक्स्ट्रा फौज वहाँ पर लगी हुई है, और वो पिछले 4.5 साल से लगी हुई है। इतनी चीन की है, चीन की ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस फौज को धीरे धीरे कम किया जाएगा, जो एडिशनल तैनाती हुई है गलवान संघर्ष के बाद, उसको भी दोनों देश धीरे धीरे कम करेंगे, और कम क्या करेंगे, पूरी वापस ले लेंगे, और वहाँ उतनी ही सैनिक रहेंगे जितना पहले हुआ करते थे और जितना एक रूटीन निगरानी के लिए जरूरी होते हैं। तो इससे क्या है कि दोनों देशों का करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा भी बचेगा, क्योंकि 50,000 की फौज को हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में तैनात करने का ह्यूज खर्च होता है। उसका आकलन करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक 50,000 सैनिक का मतलब होता है कि सालाना कम से कम 2 लाख सैनिक, क्योंकि एक सैनिक जो वहाँ पर तैनात होता है उसे मुश्किल से महीने में 3, मुश्किल से साल में 3 महीने ही वहाँ तैनात कर सकते हैं। 3 महीने बाद उसको वापस भेजना पड़ता है, क्योंकि उतनी ठंड में 3 महीने से ज़्यादा कोई सैनिक रहेगा तो उसको बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए एक सैनिक को 3 महीने बाद वापस भेजना होता है, फिर 3 महीने में उसका रिप्लेसमेंट भेजना होता है, फिर 3 महीने में उसका नया रिप्लेसमेंट जाएगा। तो इस प्रकार देखो तो 50,000 की अगर फौज वहाँ पर तैनात करनी है तो आपको 2 लाख फौज चाहिए, क्योंकि हर 3 महीने में वहाँ पे सैनिक बदलेगा। तो साल में आपकी फौज जो वहाँ पर लगेगी वो 2 लाख की फौज लगेगी। और फिर वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है -20 डिग्री रहता है, तो उस टेम्परेचर को एक जीने लायक बनाने रखने के लिए भी जो तमाम संसाधन चाहिए होते हैं वो बहुत ही खर्चीले होते हैं। तो इसलिए हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस शुरुआत से दोनों देशों के बीच तनाव घटेगा। बाकी जो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते हैं और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट हैं वो बेहतर होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सेनाएं पीछे हटेंगी, अतिरिक्त फौज की वापसी होगी। तो अगर ये प्रक्रिया, मुझे लगता है, धीरे धीरे फेज वाइज तनाव चलेगी ये, और अगले 6 महीने में, साल भर में इसके परिणाम पूरी तरह से दिखने लगेंगे। तो ये एक पूरा विश्लेषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का और उसके प्रभाव का। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,